हुआ कि मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रखा हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत फोन, उन्होंने कहा तुम मरो बचो, लेकिन यहाँ मैंने कहा रात अंदर एक लाइट भी जा रही थी उस टाइम, मैंने कहा देखो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं जाऊंगा जंगली जानवर, उन्होंने कहा कुछ भी, लेकिन आप इस एरिया से बाहर चले। हुआ कि मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रखा हूँ। डीजीपी साहब से भी मैंने सारी बात बोली, यहाँ पे भी कई बार आ गया, लेटर दिया, क्योंकि सीएम साहब से तो मुलाकात होती नहीं है। के दिन शुरू हो गए हैं और सोचो अगर रात आपको सड़क पर बितानी पड़े, वो भी इसलिए क्योंकि आपका कोई निवास यहाँ नहीं है। यहाँ यानी कि सीएम आवास के ठीक सामने हैं हम अभी, और देहरादून में हैं हम। जो हमारे साथ युवा खड़े हैं यहाँ पर, युवा भी कहाँ, एक प्रौढ़ अवस्था में पहुंच रहे हैं वो, लेकिन इनकी कहानी आप भी सुनेंगे तो आपके भी आंसू टपकेंगे। कई वर्षों से, में पिछले 1 वर्ष से तो हम भी बात कर रहे हैं इनसे, उससे पहले से ही ये व्यक्ति परेशान है, क्या कुछ इनके साथ हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं उनके पास समय नहीं है 2 मिनट की इनकी बात सुन ली जाए। शुरुआत करेंगे कि कैसे इन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर पहली अपनी कॉल की थी और वहां से प्रॉब्लम। सीएम हेल्पलाइन, क्या नाम है आपका और सीएम हेल्पलाइन पर कब आपने पहली बार फोन किया? मेरा नाम राकेश अनवाल है और मैंने 16 मार्च 2022 को सीएम हेल्पलाइन पे फोन किया था। जब वहां से कुछ नहीं हो रहा था, उसके बाद मतलब फर्स्ट जो मैंने शिकायती पत्र दिया था 23 फरवरी 2022 को डीएम साहब को रुद्रप्रयाग में, उनसे मिला, उनसे बात की, लेकिन उस टाइम चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो वो ढिलाई हो रही। तो किसी ने मेरे को बताया कि आप 1905 पे करो, उससे जल्दी हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें 15 दिन का टाइम होता है पूरा निराकरण समेत। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने फिर उस पर फोन किया, वहां से भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, वो थोड़ा बताएं कितनी बार आपने 1905 पर आपने कितनी बार फोन किया? 1905 पे भी कोई गिनती नहीं है कितनी बार मैंने फोन किया, कम से कम 10 तो जो कंप्लेंट नंबर मुझे मिले हैं वो मैं बता दो किन किन नंबरों से मैंने मतलब कितनी बार उन्होंने जो मुझे नंबर दे रखे हैं। उसके बाद मैंने तब उसी के 2-3 दिन बाद से यहाँ फोन किया और मैंने किसी से नंबर लिया जो सीएम कार्यालय का नंबर है, और उस पर तब से मैं डेली कम से कम दिन में 10 बार, और रिकॉर्ड कर सकते सरकार, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, फोन कर रहा हूँ कि मुझे एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने दो। मैं कोई बांग्लादेशी घुसपैठी नहीं हूँ, इस देश का, इस प्रदेश का, राज्य का नागरिक हूँ, मैं दुखी हूँ, सिर्फ मिलना है 2 मिनट। अगर साहब बोलेंगे कि कुछ नहीं हो सकता तो मैं किनारे हो जाऊंगा, लेकिन वो खाली एक ही जवाब देता है कि ठीक है हमने नोट कर दिया, आपको फोन आएगा, कोई जवाब नहीं। और ये प्रक्रिया पिछले 1 वर्ष से चल रही है 1905 पर, 1 वर्ष से 16 मार्च 2022 2 साल होने वाले हैं, 20 महीने हो गए, पूरे 20 महीने से चल रही है कार्यक्रम। उसके बाद कई बार मतलब मैंने मेल करके यहाँ एप्लीकेशन भेजी, अब तो मैं 3-4 बार तो पैदल रुद्रप्रयाग से यहाँ आके खुद कार्यालय में लेटर दिया डीजीपी साहब को। पैदल क्यों आए आप? क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं वैसा नहीं है, कुछ नहीं, मेरी स्थिति आप देख रहे होंगे 2 साल से, इसीलिए कि न्याय की उम्मीद में चल रहा हूँ कि कभी न्याय में काम नाम कुछ है नहीं, है कि नहीं। और मतलब एक व्यक्ति पैदल यहाँ तक, आप यकीन मानिए रुद्रप्रयाग जहाँ से ये आते हैं वो जगह है फाटा, जहाँ से हर किसी को पता है कि केदारनाथ जाने के लिए हेली जहाँ से मिलता है, तकरीबन यहाँ से 238-40 किलोमीटर है वो, और वहां से पैदल आना यहाँ पर केवल अपनी बात को रखने के लिए, जिसके लिए कि 1905 एक बड़ा फोन नंबर दिया गया है, जिसके होर्डिंग पूरे शहरों में लगे हुए होते हैं कि भैया हम आपकी आवाज सुनेंगे। आपकी क्या आपको कभी मुख्यमंत्री दरबार में, जनता दरबार में बुलाया? मैंने बल्कि वो ऑडियो भी एक बार वायरल की थी कि मैंने उनसे खुद पूछा कि आपका जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि 15 दिन के अंदर आपने निराकरण भी करना है, और दूसरे कि अब जब निराकरण आएगा तो आपने शिकायतकर्ता को फोन करना है कि आप इस निराकरण से संतुष्ट है कि नहीं। लेकिन मेरे को 16 मार्च 2022 अभी तक कभी भी वहां से फोन नहीं आया, कभी नहीं, एक बार भी फोन नहीं। हाँ, अभी पिछले सितंबर की बात है, वो भी मिस कॉल आई उनकी, हल्की मेरे पास अभी भी होगी वो मिस कॉल, मैंने तुरंत कॉल पे, मुझे पता नहीं लैंडलाइन नंबर था, मैंने कहा, बोले कि आप फोन नहीं उठाते, मैंने कहा ये यार आप कहाँ से बोले, ये रिंग वंस मेरे मोबाइल में अभी भी है वो नंबर, भाई कभी नहीं। वो भी इसलिए क्योंकि उनको ये था कि ये डीजीपी साहब से भी मिला था मैं उससे पहले, मैंने कहा सर ये स्थिति है, वो लेटर भी मैंने आपको दे रखा है, डीजीपी साहब से भी मैंने सारी बात बोली, यहाँ पे भी कई बार आ गया, लेटर दिया, क्योंकि सीएम साहब से तो मुलाकात होती नहीं है, लेकिन लेटर उस दिन भी मैंने 18 सितंबर को यहाँ भी फिर लेटर दिया, उसमें मैंने सब लिखा हुआ है कि मेरी जो समस्या आज वो सीएम कार्यालय में तैनात जो कर्मचारी वो और रुद्रप्रयाग प्रशासन बन गया है, क्योंकि ये लोग कार्रवाई नहीं चाहते, बिल्कुल भी ये लोग कार्रवाई नहीं चाहते। और ये सीएम आवास में जो 1905 यानी कि जो सीएम हेल्पलाइन है, जिसमें आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर अपनी समस्या पंजीकृत करवाते हैं, कहा जाता है कि 15 दिन में उसका निराकरण होगा, और निराकरण के बाद जिसने शिकायत की है उसको फोन किया जाएगा कि भैया आपके ये समस्या का निदान ऐसा हो गया है, आप संतुष्ट हैं क्या उससे। लेकिन इनके पास, इनका कहना है कि कोई फोन नहीं आए। समस्याएं केवल यहीं तक नहीं रुकी, सोचिएगा 240-250 किलोमीटर आदमी एक पैदल आता है और उसके बाद उसको अभी तक भी मिलने नहीं दिया जाता, और ना ही वो मिल पाया है मुख्यमंत्री से।
कल क्या हुआ? कल यहाँ भी क्यों आया मैं थोड़ा आपको हुआ ये था कि मैं लास्ट जब रुद्रप्रयाग में जो नए डीएम साहब आए अभी गैरवार साहब, तो मैं 18 जुलाई को मैंने दोबारा उनको अपना शिकायती पत्र भी दिया क्योंकि उनकी जानकारी में नहीं था। मैंने कहा सर कल को अगर आपको आएगा, मैंने कहा ऐसे मेरा मामला है तो आप तो ये बोलेंगे मेरी जानकारी में नहीं है। तो साहब ने बहुत संज्ञान लिया, साहब ने तुरंत एसपी मैडम को फोन किया मेरे सामने वहाँ पे कि बोला आपने इसको ऐसा हल्के में क्यों लिया, इसने लिखा हुआ कि मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रखा हूँ, जो बात है मेरे सामने हुई। तो मैडम ने कहा कि जांच चल रही है उस पे। तो उसके 18 जुलाई के बाद 24 जुलाई को फर्स्ट जनता दरबार लगा था, मैं उसमें का जिस बार उन्होंने एफआईआर लगाई तो वहां पर सीओ साहब को डीएम साहब ने बोला कि आप जो भी आप लिख के दे दो। तो उन्होंने आनंद फानन में उसी दिन पुलिस भेजी बोला हमारे घर पे, और वो एफआईआर लगा दी कि इसके आरोप जो मैंने आपको भी दे रखा है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने एफआईआर वो कॉपी मिलेगी मेरे को, उन्होंने गुमराह करके अभी तक बयान, मुझे ये पता नहीं 2 साल में कि मेरे घर वाले मेरे आरोपों पर क्या मान के लो मैं गलत हूँ, वो ये तो बोले इसने गलत आरोप लगा रहे, मुझे ये पता नहीं है मैं उन्हें क्या बोल रहा हूँ ये उनको बताया नहीं जा रहा, वो मुझे क्या बोले ये पुलिस के द्वारा बताया नहीं जा रहा। स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा। दरअसल प्रॉब्लम क्या है उस पर हम अभी नहीं आए हैं, पर प्रॉब्लम समझिएगा आप, एक आम इंसान कितने दिक्कतों में रहता है कि उसको अगर कभी मुख्यमंत्री से मिलना पड़े तो शायद 2 साल बाद भी उसके जस के 10 हालात है। क्षमा तो मैं ये बोला मैं यहाँ क्यों आया, तो 8 तारीख को मैं विवश होकर मैंने अखबार भी ला रखा है, मैंने 7 तारीख अखबारों में विज्ञापन दिया कि मैं इतना परेशान हूँ, मैं भूख हड़ताल करूंगा डीएम साहब के यहाँ। मैं 8 अगस्त को सुबह भूख हड़ताल पर बैठा, 10 बजे मैं कैंपस में बैठा, सबने पूछा क्यों बैठ रखा है, मैंने कहा मैं भूख हड़ताल है आज, किसी ने कोई बात नहीं की मेरे से। रात को करीबन 7:30 पौने 8 बजे डीएम साहब के ड्राइवर और एक रात का चौकीदार, एक और अन्य जो समीदार ड्राइवर मतलब गाड़ी चलाते प्राइवेट, मैं पहचानता हूँ उनको, वो तीनों आए, उन्होंने मुझे वहां से जो है कि बड़ा बुरा बोलकर कि तू पागल है यहाँ क्यों बैठ रखा है, यहाँ कौन सुनेगा तेरी, अंट संट बोल के मेरे को रात हटा दिया वहां से। सुबह मैंने यहाँ फोन किया इसी नंबर पे जो सीएम कार्यालय का नंबर है, मैंने कहा सर मेरे साथ ऐसा हो गया अब कहाँ जाऊँ मैं, तो इनको पता था ये आएगा नहीं, इसके बाद पेमेंट का मेरे, तो बोला अगर आप यहाँ आते हो तो 11 तारीख को इन्होंने बोला कि सीएम साहब का हरिद्वार में प्रोग्राम है, हम आपको वहां मिलवा देंगे साहब से। तो मैंने कहा साहब ठीक है। मैं 10 तारीख वहां से पैदल चला भगवान तक, मैं वहां से पैदल है, वहां से एक भाई के साथ लिफ्ट लेकर मैं ऋषिकेश पहुंचा। ऋषिकेश से मैंने शाम को फोन किया, मैंने कहा सर मैं ऋषिकेश आ गया हूँ, कल आपने बोला ठीक है कल सुबह फोन करना हम मिलवा देंगे, आपको जो ऑफिसर होंगे उनका नंबर दे देंगे। मैंने उसके बाद 11 तारीख सुबह से फोन किया, इन्होंने फोन नहीं उठाया, मुझे पता ही नहीं, मैंने कहा क्या करो। उसके बाद फोन किया, इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हम नोट कर रहे हैं, आपको जैसा को बुलावा आएगा। कई बार फिर मैंने एक लड़के से फोन कराया, मैंने कहा ये आप, तो जो अधिकारी है जिन्होंने फोन किया वो बोले उससे कि उसका कुछ नहीं होने वाला, सीएम साहब उसकी कोई सुन लेने वाले, सीएम साहब को सब पता है, मिलके उसने भी क्या करना, लेकिन सीएम साहब कुछ नहीं करना चाहते। उस लड़के को इन्होंने ये बोला, वो खाली अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। अच्छा फिर कल आप यहाँ पहुंचे? कल नहीं, मैं यहाँ मैं आया था परसों सुबह, परसों आए तो इन्होंने बोला कि यहाँ साहब नहीं है, तो मुझे भी पता चल नहीं, मैं वापस चला गया। मैं यहाँ से रेस कोर्स गया, वहाँ एक गुरुद्वारा में, मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है 1 रुपया, उनसे तो उन्होंने कहा ठीक है 1 रात रुकने, मैंने कहा मैं कल 1% उम्मीद है कल साहब आएंगे मिलेंगे। कल मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे आया, मैंने यहाँ से फिर फोन किया उस नंबर, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब तो आउट ऑफ स्टेट है, मुलाकात में। मैंने कहा सर मैं बाहर से फोन करो, साहब अंदर ही है, लोग मिल रहे हैं बराबर, तो उन्होंने फोन काट दिया। फिर मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा ठीक है हमने नोट कर गए, आपको फोन आएगा, लेकिन वो फोन आया नहीं। 2 बजे तक वो फोन उठा रहे थे, बीच में 2 बजे बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। अच्छा। मैं 9 बजे रात तक यहाँ पे रहा, 9 बजे इन्होंने जो शायद अलायू के अधिकारी थे वो 2-3 उन्होंने मुझे बहुत फोन, उन्होंने कहा तुम मरो बचो, लेकिन यहाँ मैंने कहा रात अंदर एक लाइट भी जा रही थी उस टाइम, मैंने कहा देखो कुछ दिख नहीं रहा है, मैं जाऊंगा जंगली जानवर, उन्होंने कहा कुछ भी हो लेकिन आप इस एरिया से बाहर चले जाओ, राजभवन से क्रॉस करके आप चले जाओ जहाँ जाना है वहाँ, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं, आप रुकोगे। आम आदमी चाहे जहाँ मर्जी जो मर्जी आपको करना है, पर आप यहाँ से चले जाओ। और वही अभी भी हुआ, जब हम ये वहां पर कोशिश कर रहे थे कि इनकी बातें सुनने, तो वहां से 2 अधिकारी जरूर बाहर निकल के आए कि भैया आप यहाँ पर शूट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास है। भैया एक आम आदमी जो अपनी पुकार लेकर आया है, क्या उसको मिलने तक नहीं दिया जाएगा? और उसकी बात, मैं अपने लिए कोई रोजगार नहीं मांग रहा हूँ, मैं कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ ये बोला कि जो कानून में है उसके अनुसार आप कार्रवाई करो। अगर मैं अपने आरोप साबित नहीं करता हूँ, मैंने जो आरोप लगा रखे हैं, तो मैं फांसी चढ़ने के लिए, जो भी उचित कानून के अनुसार जो भी सजा होगी मैं उस सजा भुगतने के लिए। चलिए अब लोगों को समझ में आ गया होगा सारी चीजें कि क्या हो रहा है इनके साथ, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई अब थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि समय भी ज्यादा, थोड़ा आप बताएं। इनके पारिवारिक मुद्दा है एक, जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। इनका आरोप है कि इनके घर वालों ने मिलकर इनकी जमीन बेच दी है और अब इनको हक नहीं मिल रहा है, और इसी वजह से ये परेशान भी हैं, और ना ही इनके पास कोई पैसा है, ना रहने के लिए वहां भी जगह नहीं है, और यहाँ तो है ही नहीं। मैं हल्के में बता देता हूँ कि आप भी से हुआ ये, मुझे कुछ पता नहीं था मेरे पीछे चल क्या रहा। मैं रुद्रप्रयाग में रहता हूँ, फाटा मेरा घर है,
मैं साल में सिर्फ सारा, मैं वो बातें बोलूंगा जो सब जानते हैं, होली पे घर जाता था, क्योंकि मैं कमाता था पिछले मतलब 2015-16 से मैं बहुत परेशान था। मुझे मूल चीज पता नहीं थी कि हो क्या रहा मेरे पीठ पीछे। तो 2019 में अचानक क्या हुआ, मैं घर गया था। घर गया तो मुझे पता नहीं हमारी जमीन कहाँ पे कितनी, जो हमारा मकान है उसके पास में जो हमारे 3 खेत है, उनके अलावा मुझे कोई पता नहीं हमारे खेत कहाँ पर है। तो मुझे बाद में पता चला कि मेरे घर वालों ने कुछ जमीन बेच दी है। हुआ ये कि बुआ लगती है गाँव की, उसका फोन आ गया मेरे पिता को, आज वो कीमत तहसील जाना है रजिस्ट्री करने के लिए। मैंने कहा काई की तय माँ से, तो माँ ने तब मजबूरन बोल दिया कि वहाँ पे। मैंने कहा चलो सब तुम्हारे लिए, मेरी ना शादी ना कुछ, मेरे वैसे भी कुछ नहीं है, कम से कम मुझे सूचित तो करो, बताओ तो सही कि वहाँ पे बेच रहे हैं जो तो कुछ ये भी सारा प्रकरण आप समझिएगा थोड़ा जमीन विवाद को लेकर है, लेकिन उसके बाद अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री से मिलना चाह रहा है तो क्या इतनी मुश्किल है कि मुख्यमंत्री उससे मिल ना पाए? उनको अगर ये दो शब्द अपने ढांढस के भी देते तो शायद ये मानते, या इनके लिए जो प्रॉपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि एक एफआईआर, इनके इतने प्रयास करने के बाद एक एफआईआर जरूर दर्ज हुई थी गुप्तकाशी थाने में। उसमें भी एक बड़ा प्रकरण ये भी है, उस एफआईआर में भी अब एफआर लगा दी गई है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट उसमें लग गई है कि इसमें और आगे कुछ नहीं हो सकता। तो ये कॉपी हम आपको दिखा देंगे उसमें। एफआईआर भी कैसे हुई मैं उस पे बताता हूँ। हुआ ये कि जब बहुत कागज गए, पिछले साल दिसंबर की बात है, तो 19 तारीख मुझे एसपी कार्यालय से फोन आता है 19 दिसंबर को कि आप आओ, यहाँ सीएम ऑफिस से भी 1905 डीजीपी डीआईजी सभी जगहों से लेटर गए, मानवाधिकार आयोग में भी 3 बार मैंने कंप्लेंट करा सब जगह। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 दिन मेरे बयान लिए, लास्ट उन्होंने बोले कि कुछ नहीं होगा। तो मैंने सीओ साहब को बोला मैं कोई आतंकवादी हूँ कि आपने एक पक्षीय मेरे बयान ले रहे, आप उनको क्यों नहीं बयान ले रहे? तो तब उन्होंने मेरे को बोला, एसपी मैडम ने ये गुमराह, क्योंकि उनको पता था इसके पास पैसा नहीं है गुप्त कैसे जाने के, कि आप अगर कार्रवाई चाहते हो तो आप एक बार थाने में जाके एप्लीकेशन दो और एफआईआर करो। मैंने वहीं पे बोल रहा था आप खाली खाना पूर्ति कर रहे हो, कार्रवाई नहीं करेंगे आप। ये दरअसल तमाम चीजें जो हैं ये रखिए आप। हमारा केवल ये मानना है कि क्या एक आम आदमी जो उत्तराखंडी है, जैसे ये बोल रहे हैं कि भैया मैं पाकिस्तान या कहीं बांग्लादेश से तो आया नहीं, मैं अगर उत्तराखंड में हूं और अपने हक के लिए शासन प्रशासन या कानून से मदद मांग रहा हूं, तो क्या गुनाह है वो? और उसके बाद अगर मुझे पिछले 1-1.5 साल में कभी भी मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री से मिलने का, तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप भी सचेत रहे हैं ऐसी चीजें। सर मैं ये बता, एफआईआर का पे आ रहा था मैं, तो एफआईआर के लिए इन्होंने मेरे को जो वहां भेजा, तो 5 जनवरी 2023 को मैं गुप्तकाशी थाने में गया, एप्लीकेशन थी एफआईआर के लिए। तो 5 जनवरी से सीओ साहब और इंस्पेक्टर साहब मुझे गुमराह करते रहे। तो 28 जनवरी को मैंने ये लेटर लिखा, उनको व्हाट्सएप पे भेजा, उन्होंने देखा। ये लेटर जो बगल में आप देख रहे हैं अभी, उसमें लिखा हुआ है कि सर आपकी वजह से मैं मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच गया हूं, क्योंकि मैंने न्याय के लिए आपके पास अनेकों बार शिकायती पत्र दिए, लेकिन आपने मेरे शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण मैं भिक्षिप्त की जगह से जगह भटक रहा हूं। आपने मेरे साथ जो अन्याय किया है, इसके कारण मेरा मरना निश्चित हो गया है, लेकिन इनका फैसला भी एक दिन भगवान के हाथों जरूर होगा। राकेश अनवाल, मैखंडा। तो एक आदमी इस हिसाब तक हो सकता है। तो सोचिएगा ये तमाम चीजें जो हो रही हैं और क्या कुछ प्रकरण है, उस पर एक बार जरूर संज्ञान लेना चाहिए। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।